हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल संदेश करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने इसके पहले आपको जो क्लास दिया था, उस क्लास में आप लोगों ने हमें फरवरी मंथ का हम लोगों ने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कुछ प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित हुए थे। और इसमें हम लोगों को क्या करना है, एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मतलब वहाँ से हमने 40 प्रश्न करवाए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इस चीज़ का बिल्कुल विश्वास रखिएगा, वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में हमेशा सामने आपको देखने को मिलेगा भी ऐसे क्वेश्चनों को। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा क्लास होगा वो फरवरी का ही है, और फरवरी के जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं उसके साथ आज हम उपस्थित हुए आपके सामने। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं या आपने पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो हम पहले आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन पहुंचता रहे अगर हम जैसे कोई वीडियो अपलोड करते हैं। और साथ साथ आप लोगों से यही उम्मीद होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ लाइक भी करें, और इससे हमें थोड़ा मनोबल मिलता है और हम आगे वीडियो बनाने के लिए थोड़े प्रोत्साहित होते हैं। तो ये प्रोत्साहन आपका ही हमारे लिए क्या होगा, और आपके लिए भी एक अच्छा मार्गदर्शक के रूप में हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, और ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे आपके क्वेश्चन पे आते हैं। और जो मैं आपको कंटेंट देता हूँ वो आप थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहिएगा। और इसका पीडीएफ, कुछ बच्चों का कहना था कि सर आपने पीडीएफ के लिए बोला था, वो नहीं मिला था। बिल्कुल घबराइएगा मत, ये आज का सेशन क्लास पूरा होते ही आपको जैसे वीडियो अपलोड कर देंगे वो आपको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको टेलीग्राम चैनल पे जाके क्या कर सकते हैं, वहाँ से लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से इस चीज़ को आप संग्रह कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑफलाइन बैच में दिसंबर के करंट अफेयर्स कराए थे और जनवरी का कराया था, तो ये हमारा फरवरी का है, जो कि हम दिसंबर और जनवरी का दोनों सीट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और पूरा भरोसा रखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन फरवरी से गलत नहीं होने वाला अगर क्वेश्चन पेपर में आया तो। और दूसरी बात, एक आपसे शिकायत ये है कि आप लोग किसी भी चीज़ को देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को देखिए या दूसरे चैनल वाले बेकार है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जहाँ है वो अपने स्थान पर सब लोग सही है। लेकिन अगर हम ये मेहनत कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को पूरा देखने की कोशिश करिए, कुछ बच्चे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखते हैं फिर नहीं देखते हैं, तो वो उनकी गलत फहमी हो जाती है। देखिए वो चीज़ आप मत करिए, एक बार हमारे साथ आप विश्वास जोड़ कर देखिए। अगर हम खरे नहीं उतरेंगे तो फिर आप बोलिएगा उस चीज़ को हम सुनने के लिए तैयार है, ठीक है। तो पहली बात कि आप क्वेश्चन अगर पूरा देख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं हमारे साथ, तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार आप सुने रहेंगे, देखे रहेंगे, तो वो गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमें पढ़ाया गया था, इसका विकल्प या इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, लिखा है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सरदार पटेल स्टेडियम कहां पर स्थित है। ये है आपका क्वेश्चन। मतलब हाल ही में सुर्खियों में रहा सरदार पटेल स्टेडियम कहां पर स्थित है, यह है आपका क्वेश्चन। विकल्प लिखा है आपके सामने दिख रहा होगा। सूरत दिया है, बड़ोदरा दिया है, नई दिल्ली दिया है, अहमदाबाद दिया है। चलो इस क्वेश्चन की बात करें तो यह क्वेश्चन हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ये तो आपको पता होगा कि इस क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण 2016 से प्रारंभ हुआ था और यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यह प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट। और इसका निर्माण कब से प्रारंभ हुआ था, 2016 से। याद रखिएगा, यह कब से प्रारंभ हुआ, 2016 से। और अगर हम बात कर ले कि स्टेडियम है कहां, तो यह स्टेडियम है अहमदाबाद, गुजरात में पड़ता है। साथ साथ इस स्टेडियम को मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा याद रखिएगा, मोटेरा स्टेडियम, इसको मोटेरा स्टेडियम भी बोलते हैं। और अभी आपको पता है कि हाल ही में हमारे देश में
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा थी, जिसमें एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम का जो नाम है वो नमस्ते ट्रंप करके। तो जैसा आपको मालूम भी होगा, तो ये कुछ पॉइंट थे इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जैसा आप जानते हैं। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पर बसा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद किस नदी के तट पे बसा है? साबरमती नदी के तट पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है या किया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन का जो आयोजन किस शहर में किया गया? विकल्प ए तिरुचिरापल्ली, विकल्प बी मदुरई, विकल्प सी कोयम्बटूर और विकल्प डी नेल्लोर। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए दे देता हूं कि ये चारों शहर जो हैं आपके तमिलनाडु में स्थित हैं। और इसके साथ साथ ये केला सम्मेलन जो आयोजन किया गया था वो किया गया था तिरुचिरापल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। और आपको हम बता दें कि कहीं ना कहीं तिरुचिरापल्ली में इसका आयोजन भी किया गया। और भारत केला उत्पादन में वर्तमान में प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान रखता है भारत किसके उत्पादन में? वर्तमान में केला उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। चलो देख लिए, क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से कौन सा देश हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? व्यापारिक साझेदार आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर। यहां लिखा है चीन, फ्रांस, अमेरिका और ईरान। क्वेश्चन आप लोग देख लिया। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए व्यापारिक साझेदार की, तो अभी एक हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी। अगर उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम समझे तो इस समय अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ भारत का व्यापार उसका है 88 अरब डॉलर का। मतलब अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापार हुआ वो 88 अरब डॉलर का हुआ। जबकि चीन की बात करें तो चीन के साथ 87.1 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। लेकिन अगर दूसरे नंबर से देखा जाए तो क्या था? चाइना। तो यहां से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं राइट आंसर जो होने वाला वो क्या है? अमेरिका, जिससे भारत का व्यापार कितना हुआ है? 88 अरब डॉलर का। चलो समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए, आप लोग केवल वीडियो को देखते रहिए, और जो मैं कंटेंट दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है कि भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने 34वें कांस्य ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता? अभी बहुत ही युवा है, कोशिश करिएगा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बात करें तो लिखा है कि भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने 34वें कांस्य ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता? विकल्प ए डी गुकेश, बी अरविंद चिदम्बरम, सी गोपाल गीता नारायणन और डी सूर्य शेखर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी गुकेश। क्या हो जाएगा? डी गुकेश। चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और अगला प्रश्न आपके लिए, ये रहा अगला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए। लिखा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के संदर्भ में सही कथन है। ये रहा क्वेश्चन। अमेरिकी यात्री डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के संदर्भ में सही कथन है। विकल्प ए, राष्ट्रपति रहते हुए ये उनकी भारत में पहली यात्रा थी। जी बिल्कुल सही है। अभी जब से वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं वो उनकी भारत में क्या थी, पहली यात्रा थी। दूसरा, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया। अभी मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था कि ये जो क्वेश्चन है आपको नमस्ते ट्रंप नामक कार्यक्रम, उसकी अगर हम बात करें तो नमस्ते ट्रंप नामक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये अभी आपको मैंने बताया था कि ये अहमदाबाद में ही आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? अहमदाबाद में। लेकिन अभी स्टेडियम का नाम हमने आपको क्या बताया था, सरदार पटेल स्टेडियम, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मोटेरा स्टेडियम। देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मोटेरा स्टेडियम या अहमदाबाद जो सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है वहां आयोजित हुआ। इस भारत यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से की गई। तो ये भी सही था कि अहमदाबाद से उनका यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी, उपरोक्त सभी सही होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच लगभग 3 अरब डॉलर का एक वित्तीय समझौता भी किया गया है, जिसमें भारत कुछ लड़ाकू विमान को भी लेगा, किससे, कहीं न कहीं अमेरिका से। जैसे कि अभी आपने देखा कि उस पर ही काम चल रहा है, F-35 भारत को देने की बात कर रहा है कौन, अमेरिका। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन सबका सम्मिलित है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रखा है। तो ये आपका विकल्प क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। मतलब राष्ट्रपति रहते हुए उनकी ये भारत में पहली यात्रा थी और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया और इस भारत यात्रा की शुरुआत कहां से हुई थी, अहमदाबाद से। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही। और साथ साथ 3 अरब डॉलर पर या 3 अरब डॉलर से भारत में कुछ विमानें लेने के लिए एक तरीके से क्या किया गया था, तो भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता भी हुआ। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, मारिया सारापोवा निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? मारिया सारापोवा निम्न में से किस खेल से संबंधित है? देखिए मैं आपको बता दूं, मारिया सारापोवा बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि रसिया की रहने वाली। और इस क्वेश्चन को रखने का मतलब यह था कि मारिया सारापोवा ने, अभी आपको पता है कि उन्होंने क्या किया था, कहीं न कहीं एक संन्यास की घोषणा कर दी है और उनके ऊपर लंबे समय से अगर देखें तो डोपिंग टेस्ट को लेकर या डोपिंग मामला लेकर विवाद में चल रहा था, उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। तो इस कारण से उन्होंने हाल ही में अभी क्या किया, संन्यास की घोषणा कर दिया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये दे सकता है कि मारिया सारापोवा किस देश की रहने वाली हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा रूस। मारिया सारापोवा का संबंध किस खेल से है, तो वो हो जाएगा टेनिस। समझ में आया? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखिएगा इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिया है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचौरी का हाल ही में निधन हो गया। वह थे, लिखा है विकल्प ए पूर्व मुख्यमंत्री,
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, पर्यावरणविद या पूर्व राज्यपाल। देखिए इस हिसाब से तो इनका नाम आप लोग तो पता ही होगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरणविद। और आपको पता है कि बहुत ही इनका जो अभी मृत्यु हुआ था वो 13 फरवरी 2020 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। और इनका जन्म जो हुआ था 20 अगस्त 1940 को हुआ था। वो कहाँ हुआ था? नैनीताल उत्तराखंड में। आपको पता होगा वहीं से सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन भी चलाया गया था हमारे देश में वनों को बचाने के उद्देश्य से। तो इस उद्देश्य से आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर पेपर में कभी दे दिया कि डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचौरी का हाल ही में निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो एक पर्यावरणविद थे। ठीक है, चलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न आपका। थोड़ा प्रश्न को देखते रहिएगा आप लोग। लिखा है कि खिलाड़ी ज्योत्सना चिनप्पा और सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित हैं? तो पहले तो आप जान लो, ज्योत्सना चिनप्पा महिला हैं और सौरभ घोषाल पुरुष। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। ज्योत्सना चिनप्पा और सौरभ घोषाल का संबंध किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्क्वैश। और आपको पता है कि अभी हाल ही में इन्होंने 77वें राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता। ठीक, 77वें स्क्वैश चैंपियनशिप का इन्होंने खिताब जीता है, जिसमें महिला वर्ग में अगर बात करें, महिला वर्ग का खिताब किसको मिला? ज्योत्सना चिनप्पा को। और पुरुष वर्ग में किन्होंने जीता है? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौरभ घोषाल। तो इस प्रकार से ये आपको प्रश्न, तो इसका उत्तर तो स्क्वैश होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा 77वें राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब अगर महिला वर्ग में पूछे तो ज्योत्सना चिनप्पा, और पुरुष वर्ग में अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? सौरभ घोषाल। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अभी हाल में आपको पता है कि क्वेश्चन कर क्या रहे हैं, फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जो कि आने वाले एग्जाम एसएससी जो सीजीएल से एसएसएल का होने वाला है। साथ साथ अगर हम बात करें एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी आदि पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में किस स्थान पर लिथियम का 14,100 टन का भंडार खोजा गया? ध्यान रखिएगा, लिथियम बहुत ही महत्वपूर्ण धातु होता है। विकल्प लिखा है सोनभद्र, दूसरा लिखा है सतपुर, तीसरा मांड्या, चौथा आपका है पीथमपुर। क्या उत्तर होगा आपका? सोच लिए होंगे आप लोग। चलिए आपका डाउट क्लियर करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डाउट क्लियर करें तो इसका सही आंसर है मांड्या। अब आपके माइंड में एक प्रश्न बन रहा होगा कि सर मांड्या कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं, मांड्या जो है वो कर्नाटक में पड़ता है। और कर्नाटक में बेंगलोर, आप जानते होंगे बेंगलोर, जिसे आज बंगलुरु बोलते हैं, बंगलुरु, यह बंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर इस लिथियम का 14,100 टन 14,100 टन का भंडार खोजा गया। और लिथियम का जो प्रयोग किया जाता है वो आपको पता होगा कि कहीं न कहीं व्हीकल बनाने में, व्हीकल बैटरी में बनाने में यूज करते हैं। जो गाड़ी की जो व्हीकल होती है, व्हीकल, तो उसमें बैटरी निर्माण में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसकी खोज कहाँ की गई है? तो ध्यान रखिएगा मांड्या में। अभी आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा सोने के भंडार भी कहाँ पे पाए गए थे? सोनभद्र में। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और इस प्रश्न को आप लोग देखते रहिएगा। और जो मैं कंटेंट बताता रह रहा हूँ, बस केवल आपको यही करना है कि उसको अपनी कॉपी पे नोट करते रहिए। हर मंथली का हम ऐसे ही कराते रहेंगे, और आप
करंट आपका बिल्कुल एक भी गलत नहीं होने वाला है। करंट से क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं बनता है, केवल आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन लिखा है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विकल्प लिखा है ए 4 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 8 फरवरी और डी 21 फरवरी। चलो पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन को। और क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप इसका उत्तर भी जानते होंगे, और नहीं जानते तो फिर हम तो बताने ही वाले हैं। लिखा है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 फरवरी। आपको पता होगा कि हर वर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, और इस बार इसका जो थीम है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है। तो इसका थीम आप चाहें तो लिख सकते हैं आई एम एंड आई एम विल। यह इसका थीम है। किसका? विश्व कैंसर दिवस का। कई बार एग्जाम में थीम भी पूछा जाता है, तो इसका थीम आपको याद रखना है। अगर पेपर में पूछे कि विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। और आपको 21 फरवरी याद है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। साथ साथ आई एम एंड आई एम विल, तो ये इसका थीम है इस वर्ष का। किसका? विश्व कैंसर दिवस का। ठीक है, हो जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। खिलाड़ी रानी रामपाल संबंधित हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खिलाड़ी रानी रामपाल संबंधित हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, आप जानते भी होंगे। जब मैंने आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कारों की लिस्ट बताई थी, उसमें तो एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको। देखिए, खिलाड़ी रानी रामपाल का जो संबंध है वो हॉकी से है, और आपको पता है कि खिलाड़ी रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। क्या है? भारतीय महिला हॉकी टीम की ये कप्तान है, और इनको अभी हाल ही में आपको पता होगा वर्ल्ड गेम्स थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया। चलिए, इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन पे थे। लिखा है कि खिलाड़ी रानी रामपाल संबंधित हैं, तो मैंने आपको बताया कि खिलाड़ी रानी रामपाल किस खेल संबंधित थी? बैडमिंटन से। और जिसके बाद आपको पता होगा कि इन्होंने अभी भी भारतीय महिला हॉकी टीम की एक कप्तान है, मतलब महिला हॉकी टीम की कप्तान। और इन्हें अभी हाल ही में आपको पता होगा वर्ल्ड गेम्स एथलीट 2020 का खिताब दिया गया है, मतलब चुना गया है 2020 के लिए वर्ल्ड गेम एथलीट 2020। साथ साथ रानी रामपाल की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको पद्मश्री जब बताया था, पद्म पुरस्कारों की लिस्ट दी थी, उसमें मैंने आपको समझाया भी था। तो इन्हें अभी 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। पद्मश्री सम्मान भी इनको क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो खिलाड़ी रानी रामपाल किस संबंधित हैं? बैडमिंटन से, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और 2020 में पद्मश्री सम्मानित से सम्मानित की गई। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन।
इनमें से कौन फुटबॉलर 1000 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बने हैं? लिखा है नेमार जूनियर, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के कप्तान भी हैं। मतलब पुर्तगाल पुरुष टीम के कप्तान हैं। और आपको पता होगा कि इन्होंने 1000 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी भी बने हैं। साथ साथ इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच 18 वर्ष की अवस्था में खेलना स्टार्ट किया था और इनका जो जन्म हुआ था 5 फरवरी 1985 को इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, 18 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था इन्होंने फुटबॉल पुर्तगाल के लिए। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। और ये कितने वर्ष की अवस्था में मैच खेलना स्टार्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय मैच? 18 वर्ष की अवस्था में। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव हाल ही में पूरे हुए राज्य विधानसभा में कितनी सीटों पर मतदान कराए गए? विकल्प है 90, 40, 70, 67। चलो ऐसे प्रश्न 2013 में अगर हम देखें तो ये सेम प्रश्न, वही मैं बात कर रहा हूं, सेम यही प्रश्न जो पूछा गया था 2013 में पूछा गया था, क्योंकि 2013 में एमटीएस के पेपर में ये प्रश्न आया था। अगर एक चीज और आप जान लो, अगर कोई भी प्रश्न किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो उससे क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। उसका एक्चुअल में अगर देखा जाए वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, या एक तरीके से हम बात कर ले तो वहाँ विधानसभा की सीट कितनी है, या जिस पार्टी की वहाँ पे सरकार बनी उसने कुल सीटों में से कितना सीट निकाला, तो कुछ इस टाइप के सवाल पेपर में बनते हैं। तो उसी को ध्यान में रखकर मैंने ये प्रश्न आपको लिया है, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एसएससी में ऐसे एग्जाम पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। तो आप इसका उत्तर थोड़ा सोचिएगा क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो हम एक साथ सब चीज़ों को समझ लेते हैं साथ में। ठीक है, देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव अगर हम बात कर लें, दिल्ली विधानसभा अगर चुनाव की बात करें तो दिल्ली में कुल विधानसभा की 70 सीटें हैं। सीटों की संख्या कितनी है? 70 सीट हैं। आपको पता होगा कि दिल्ली में तीसरी बार, एक्चुअल अगर हम देखें तो तीसरी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। कब बने? तीसरी बार ये बन चुके हैं। और आपको पता है इसके पहले वो कब बने थे? इसके पहले अगर हम बात कर लें तो 2015 में उन्होंने 49 दिन तक की सरकार चलाई थी। उसके बाद 2015 में चुनाव हुए। तो 2015 में जब चुनाव हुए थे तो उस 70 सीट में से, इसी 70 सीट में से आम आदमी पार्टी ने कुल 67 सीट निकाले थे। फिर 2020 में चुनाव हुआ तो 70 सीट में 62 सीट निकाला आम आदमी पार्टी ने, और बीजेपी ने जो सीट निकाला था वो आपको पता होगा इस समय जो निकाला है उन्होंने सीट, वो 8 सीट निकाला। और इस तरीके से दिल्ली में अगर देखें तो तीसरी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तीसरी बार वो मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दिल्ली विधानसभा सीट कितनी है? 70। 2015 में 70 में 67 सीट दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने जीते थे, और 2020 में 62 सीट जीता, जबकि बीजेपी ने 8 सीट जीता। और 62 सीट जीतने के साथ दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया था किसने? अरविंद केजरीवाल ने। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
वही क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको केवल समझना है। लिखा है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती। चलिए हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 सीट। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने कौन सी बार दिल्ली विधानसभा के दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? क्या इसका उत्तर होगा? तो ये इसका उत्तर भी मैंने बताया, कितनी बार? तीसरी बार। तीसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर क्या किया? शपथ लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? विकल्प ए लिखा है भारत, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया और डी न्यूजीलैंड। क्या होगा? चलो इसका सही उत्तर अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या है? बांग्लादेश। जैसा बंधु आपको पता है 2020 में अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ और इस बार अगर देखा जाए तो पहली बार बांग्लादेश ने इस ट्रॉफी को जीता है, और वो भी किसको हराकर? भारत को हराकर। और ये हुआ था कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में मैच आयोजित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में ये वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। तो अगर आपसे पूछे अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2020 का विजेता कौन सा देश है, तो ये है आपका बांग्लादेश। और उपविजेता भी अगर पूछे तो वो भारत है। और यह आयोजन कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ये आपके सामने, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सही उत्तर तो आपको पता ही होगा। लिखा है कि हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के किस स्थान पर 52,806 टन स्वर्ण अयस्क के भंडार का पता लगाया? ये क्वेश्चन काफी चर्चे में रहा था, और ये आपको पता है कि काफी दिनों तक ये पेपर में भी न्यूज में छाया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोनभद्र में। आपको पता है कुछ लोगों को ये मानना होता है कि आखिर हमारे यूपी के सोनभद्र में ही ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण वाला रेंज है, अगर इसको आप देखेंगे, ये मान लीजिए यूपी है, उत्तर प्रदेश का ये पूर्वी क्षेत्र है, ये उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र, ये है आपका सोनभद्र। और आपको पता है कि जो सोनभद्र है भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। इधर से देखेंगे तो ये बिहार को लगता है, ये इधर से झारखंड को लगता है, इसके बाद इधर देखिए तो ये आपका छत्तीसगढ़ से लगता है, और ये आपका एमपी से लगता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है। साथ साथ ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है उससे लगा हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे खनिज पाए जाते हैं, खनिज संसाधन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार काफ़ी समृद्ध है। इस तरह से सोनभद्र में ज़्यादा खनिज की संभावना पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोनभद्र। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। ये टॉपिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्रश्न। लिखा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की राशि का बजट पेश किया? देखिए, अब जो यहाँ से बजट का ये प्रश्न है, हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे और चाहेंगे कि वो पॉइंट मैं आपको रिपीट न करूँ जो कि मैं क्लास में आपको पढ़ाया भी था।
हाँ, ये बात है कि कुछ लोग, सभी लोग तो क्लास में हमसे पढ़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप ये कोशिश करिएगा, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो बंधु, तो आप इसको कोई भी क्वेश्चन आप जो मैं आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हम उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और किसी प्रकार का डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में पहले आपके डाउट क्लियर करेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। आप एक चीज़ मान लीजिए, कहीं भी अगर आप बजट को अगर सही से समझ लिए, किसी भी तरीके से आपने बजट को अच्छे से पढ़ लिया, तो उस साल के अधिकांश करंट क्वेश्चन जो बनने वाले होते हैं वो बजट से ही बनते हैं, और वो क्वेश्चन आपका आसानी से तैयार हो सकता है। कहीं ना कहीं मतलब बजट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपको बजट समझ में आना चाहिए। और मैं आपको बजट पढ़ा चुका हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना स्टेटमेंट दे सकता है, किसी भी प्रॉब्लम को, डाउट को लेकर या अगर किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। ठीक है, लिखा है कि उत्तर प्रदेश की बजट की बात कर रहा है, तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के वित्त राज्य जो मंत्री हैं सुरेश खन्ना है, ध्यान रखिएगा सुरेश खन्ना, उन्होंने 5.25 लाख करोड़ रुपए का क्या किया, बजट पेश किया था। कितने लाख रुपए का? 5.25 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 5.25 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था, ये बात आप ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के वित्त राज्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे फरवरी में क्या किया था, पेश किया था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न जो है आपके पेपर के लिए ये रहा, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो हाल ही में, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो हाल ही में जारी किया गया वह है। देखिए टोक्यो ओलंपिक तो एक्चुअल में अभी कोरोना जैसे महामारी की समस्या को ध्यान में रखकर अभी उसको पोस्टपोन किया गया था, फरवरी में इसको पोस्टपोन किया गया। ये जुलाई के लिए बना था कि जुलाई में होगा, जुलाई में संभावना थी, लेकिन जुलाई में इसकी कोई संभावना दिख नहीं रही, लेकिन हमारे पेपर में आ सकता है, इसलिए हमने आपको बता दिया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो होने वाला था वो कहाँ होना था, जापान में होना था। तो ये याद रखिएगा कि, और ये पीछे कई सालों से एग्जाम में चल भी रहा था क्वेश्चन। तो इसका जो हाल ही में जारी किया गया, इसका मोटो क्या है, तो यूनाइटेड बाई इमोशन। क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन, ये इसका क्या था, मोटो था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न आपके स्लाइड पे ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है पर इसकी चर्चा कर लेते हैं। अभी पिछले डाटा कुछ अलग थे, ये नए डाटा आए हैं। आपको मैं बता दूं, अगर आप तक जीके में पढ़ते आ रहे होंगे कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन थी, तो वो आप बोलते थे चीनी मंदारिन, लेकिन ये डाटा चेंज हो चुका है, इसलिए अब इस डाटा को आप बिल्कुल सही तरीके से हमारे साथ समझ लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये क्या है, वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 3 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा क्रमशः है, यहां विकल्प आपके सामने लिखा है, ध्यान से देखते रहिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसका ऑप्शन ए। आपको बता दें, सबसे ज़्यादा जो वर्तमान में दुनिया भर में लोग भाषा बोलते हैं वो आपका पहले स्थान पे अंग्रेजी, दूसरे स्थान पे मंदारिन, चीनी मंदारिन, और तीसरे स्थान पे हिंदी। लेकिन अगर भारत के परिदृश्य से हम बात कर लें, भारत की परिदृश्य से अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी, और उसके बाद जो बोली जाती है बंगला या बंगाली। लेकिन ये बात भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, दुनिया भर में हिंदी बोली जाती है तीसरे स्थान पर, और दुनिया भर में जो बंगला बोली जाती है वो 7वें नंबर पे बोली जाती है। मतलब ये थोड़ा पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन ये दे सकता है, याद रखिएगा। दुनिया भर में 7वें नंबर पे सबसे ज़्यादा, 7वां सर्वाधिक भाषा बोली जाने वाली जो भाषा है वो है बंगाली, और दुनिया भर में हिंदी का नंबर आता है तीसरा। तो ये थोड़ा आपको कंटेंट पता होना चाहिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं,
ये रहा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, बताने की भरपूर कोशिश करिएगा, आप लोग समझने की भी कोशिश करिएगा साथ साथ। तो मैं तो आपको पहले बता चुका हूं। चलिए 21 फरवरी को, किस तारीख को? 21 फरवरी को, जबकि 4 फरवरी को क्या बताया था? विश्व कैंसर दिवस। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 फरवरी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर का हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने विकसित किया था, बताइए। क्वेश्चन को देखते रहिए, पहले आप इसका उत्तर अपने माइंड में सेट कर लिया करिए, जिससे आप इसका आकलन कर पाएं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। मतलब एक टेस्ट रूप में आप देखते रहिए कि आप टेस्ट दे रहे हैं या टेस्ट चल रहा है, तो मतलब एक तरीके से क्लास जो चल रहा है तो हमारी तैयारी कहाँ तक है उस चीज़ को समझते रहिएगा। हो गया? चलो इसका सही उत्तर है कट, कॉपी, पेस्ट और कमांड। इन्होंने ही विकसित किया था। किसने? लैरी टेस्लर। तो कई एग्जाम में ये भी बन सकता है कट या कॉपी या तो पेस्ट, इन्होंने ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा लैरी टेस्लर। और या इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलो अगला प्रश्न, हाल ही में खोजी गई क्रास्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थर्नबर्ग किसी एक नई प्रजाति का नाम है। वो प्रजाति आपको बताना है। एक नई प्रजाति होती है, आप जानते हैं कि जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, तो एक नई प्रजाति खोज ली गई है। तो ये जो प्रजाति है वह प्रजाति किसकी है? तो वह प्रजाति आपको पता होना चाहिए घोंगा की। और ये खोजा कहाँ गया है? तो ब्रुनेई में। ध्यान दीजिएगा, ये ब्रुनेई में खोज की गई है घोंगे की एक प्रजाति का। अगला प्रश्न लेते हैं, – 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया? देखिए बजट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए इस पर समय ज़्यादा नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझाते हुए, अगर आपको दिक्कत ये सोच रहे होंगे कि सर आप ज़्यादा इधर समझा नहीं रहे हैं, कारण क्या है, तो क्योंकि मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। और वो फरवरी का ही मैंने आपको बजट दिया था, ये फरवरी का ही मैं करंट लेके चल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्वेश्चन वो बनेगा ही बनेगा, इसलिए मैंने आपको रख दिया है। जो लोग चैनल पर नए होंगे वो क्वेश्चन को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो उनको ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया? यह है आपका क्वेश्चन। विकल्प है निर्मला सीतारमण, अमित शाह, पीयूष गोयल और अरुण जेटली। जैसा आपको मालूम होगा अरुण जेटली तो रहे नहीं, तो इसलिए आप निर्मला सीतारमण जो हमारे देश के अभी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पेश किया था। और इस बार उन्होंने इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण था उनका, 2 घंटा 40 मिनट का। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में भारत की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में स्थान है। ध्यान रखना, भारत की जो अर्थव्यवस्था वाले देशों में स्थान है, वो पहले जो हुआ करता था वो 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जो कि ग्रुप डी ने क्वेश्चन लिया था। लेकिन अब इस बार याद रखना कि ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनना है भारत। तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? भारत है। तो ये याद रखिएगा, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुसेलोसिस रोग किन जानवरों में देखने को मिलता है? ध्यान रखिएगा, ये भी मैंने उस बजट में कराया था। तो ये पशुओं में देखने को मिलता है। और ये बीमारी क्या होती है, मैंने आपको समझाया था कि पशुओं में उनके मतलब डिलीवरी के समय या तो जब वो बच्चा देते हैं उस समय
अगर मनुष्य उनको हाथ से पकड़े या किसी माध्यम से, तो ये बीमारी उनमें होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए ये बीमारी होने की संभावना किस में होती है, तो ये आप देखेंगे तो पशुओं में, तो पशुओं में देखने को मिलता है। और मैंने आपको बताया भी था कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ये बजट वाले सेक्शन में मैंने आपको करा दिया था, तो इसलिए आपको इसमें घबराने की बात नहीं, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, सरकार ने टीबी को 2020 तक खत्म करने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? ये प्रोग्राम बताना है आपको। आपको नया नहीं लग रहा होगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन तो पेपर में आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा। पहला लिखा है भारत रोकेगा टीबी भागेगा, बी है टीबी हारेगा देश जीतेगा, सी है भारत से टीबी भगाओ, या डी है टीबी भगाओ देश बचाओ। इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। चलो, तो इसका कौन सा प्रोग्राम शुरू किया भारत ने कि 2020 तक हम अपने देश से पूरी तरीके से टीबी को समाप्त करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? टीबी हारेगा देश जीतेगा। समझ में आ गया आपको? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यह भी प्रश्न आपको नया नहीं है, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरकार ने निर्विक योजना शुरू किया था जिसका संबंध है किसानों की आय दुगना करने से, करदाताओं के विवाद निपटाने से, परिवहन व्यवस्था सुधार से, निर्यात को बढ़ावा देने से। राइट आंसर क्या होगा? निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने निर्विक योजना शुरू करने का मतलब स्टार्ट किया था, जो कि इस बजट में इस बार इसकी बात की गई थी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बजट 2020-21 के अनुसार इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना कहां की जाएगी? यह है आपका प्रश्न। आपको मैंने बताया था कि इसकी स्थापना करने की जो बात की गई थी वो गुजरात के गिफ्ट सिटी में किया गया था। कौन सी सिटी में? गिफ्ट सिटी में। यह गिफ्ट सिटी है कहां? तो ये आपका है गुजरात में। हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार इनमें से किस पुरातात्विक स्थान को आइकॉनिक स्थान में परिवर्तित नहीं करेगी? तो पहले तो यह पता होना चाहिए कि करेगी किसको किसको। चलो मैंने वहां पे आपको बताया था, आइकॉनिक का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा उस चीज को बढ़ावा देना आइकॉन के रूप में, जिससे कि पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन लिखा जो है, लिखा है राखीगढ़ी को, हस्तिनापुर को, धौलावीरा को, द्वारिका को। किसको नहीं किया है? तो ध्यान दीजिएगा, सरकार ने इसमें एक तो राखीगढ़ी को रखा है, दूसरा धौलावीरा, तीसरा शिवसागर, एक आपका हस्तिनापुर भी है, हस्तिनापुर। और मैंने आपको बताया था कितने हैं? 5 हैं। तो एक तो होगा आदिचलूर, पांचवा क्या है? आदिचलूर। थोड़ा ये मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ पड़ता है। तो अगर आप बात करें राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी आपको पता होगा कि ये कहाँ है? हरियाणा में। ये आपका कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। इसके बाद शिवसागर आप जानते हैं असम में है, हस्तिनापुर यूपी में है, आदिचलूर तमिलनाडु में। अब तो आप उत्तर दे ही सकते हो। तो ये 5 आइकॉनिक रूप में विकसित किया जाएगा, बजट में ये बात की गई थी। तो इसमें राखीगढ़ी तो है, हस्तिनापुर भी है, धौलावीरा भी है, लेकिन द्वारिका ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वारिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगले प्रश्न को लेते हैं। भारत सरकार जनजातीय संग्रहालय की स्थापना किस स्थान पर करेगी? यह भी बताया था हमने क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची, झारखंड में। अगला प्रश्न,
भारत सरकार समुद्री संग्रहालय की स्थापना किस स्थान पर करेगी? समुद्री संग्रहालय की जो स्थापना की जाएगी वो कहाँ की जाएगी? लोथल में की जाएगी, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न ले, वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने कितने परसेंट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा है? तो ध्यान रखिएगा, नॉमिनल जो जीडीपी होता है उसका ग्रोथ रेट जो रखा गया है वो आपका एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो कितना परसेंट है? 10% है, जिसमें महंगाई दर भी इंक्लूड है। मतलब इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, इन्फ्लेशन के साथ जो जीडीपी का ग्रोथ रेट रखा गया कितना परसेंट रखा गया है? 10%। और आपको मैंने बताया था, ये अगर इकोनॉमी पढ़े हैं तो वहाँ से आप कोशिश करिएगा, जो कि मेरा लेक्चर जो चल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो उसमें मैंने आपको जीडीपी पढ़ा रखा है। पूरा जीडीपी का मैंने 2 पार्ट दिया है और लगभग वो आपको 2 घंटे का है। ठीक है, आप वहाँ से बिल्कुल समझ सकते हैं। और मैंने आपको इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, मुद्रा अविस्फीति, मुद्रा का अवमूल्यन सब बताया वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको इन्फ्लेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहाँ से इन्फ्लेशन की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा रहा। देखो, राजकोषीय घाटा जो 2019-20 में भारत का रहा है वो 3.8% रहा। और हमने जो पिछले बार इसका रिकॉर्ड रखा था, मतलब लक्ष्य लिया था 2018-19 में, वो आपको पता होगा कहीं ना कहीं, सॉरी, इसमें जो लक्ष्य रखा है वो 3.3% का लक्ष्य था, लेकिन हमने इसको प्राप्त कितना कर पाया था? 3.5%। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3.8%। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार को जीएसटी से कितने % आय प्राप्त होती है? तो जी, हमने आपको ये भी बताया था कि भारत की आय के कौन कौन से सेक्टर हैं और वहां से आय का कितना कितना % मिलता है। तो वो आपको पता होगा, भारत को जीएसटी से आय पूछ रहा है, जीएसटी की दर नहीं पूछ रहा है। जीएसटी जो हमारे देश में सरकार वसूलती है, उस जीएसटी से भारत को कितना आय प्राप्त होता है ये बात कर रहा है। तो ये कितना % हो जाएगा? 18%। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही होगा। अगले प्रश्न को देखें, भारत सरकार ने बजट के दौरान किस टैक्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है? तो देखो, ये तो आपको पता ही है, मैंने वहाँ भी आपको बताया है। अगर किसी भी प्रॉब्लम हो, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर किसी तरीके की क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनको मैं सब चीज़ डिटेल से समझा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने स्पीड कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? डीडी टैक्स जो होता है उसको सरकार ने खत्म करने का निर्णय किया था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बजट के दौरान भारत सरकार ने किस सरकारी बैंक से अपनी पूरी हिस्सेदारी खत्म करने की घोषणा किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आईडीबीआई बैंक, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसमें भारत की जो हिस्सेदारी थी 46.46% भारत सरकार का इसमें शेयर था, और इस शेयर को भारत सरकार ने क्या कर दिया? बेच दिया है। तो ये कौन सा बैंक हो जाएगा? आईडीबीआई बैंक। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने डायरेक्ट टैक्स पेयर्स से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विवाद से विश्वास। मतलब विवाद से विश्वास की ओर भारत सरकार के द्वारा योजना स्टार्ट किया गया कि जो टैक्स को, डायरेक्ट टैक्स को लेकर जो विवाद है उनको निपटाने के उद्देश्य से। ठीक है, चलिए, ये केवल हम प्रैक्टिस आपको करा दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख चुके हैं, तो इस चीज को आप समझिएगा। लेकिन सरकार के द्वारा वैकल्पिक तौर पर दी गई इनकम टैक्स स्लैब के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? लिखा है 5 लाख से 7.5 लाख तक की सालाना इनकम पर 10% टैक्स लगेगा। बिल्कुल सही। 7.5 लाख से 10 लाख की सालाना इनकम पर 10, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 15% होना चाहिए।
15% होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 15% टैक्स लगेगा, ये भी सही। इसके बाद 10 लाख से 25 लाख, सॉरी 10 लाख से 12.5 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा। देखिए यहाँ से आपको पता होना चाहिए, यहाँ से ये आपका ये विकल्प जो होगा आपका गलत है। इस पर क्या होना चाहिए, इस पे आपको अगर देखें तो सॉरी, ये आपका 12.5 से लेकर 15 लाख अगर दिखा रहा है, 10 लाख से 12.5 लाख तक तो ये सही है। लेकिन 12.5 से अगर हम 15 लाख की बात करें, यहाँ लिखा है 12.5 लाख से ऊपर सालाना इनकम पर 30% टैक्स लगेगा, ये आपका गलत है। क्योंकि 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक 25% टैक्स लगेगा और 15 लाख से ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 30%। तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में रक्षा बजट रखा गया है, तो रक्षा बजट है 3.37 लाख करोड़। ध्यान रखिएगा, ये हमारा रक्षा बजट जो कि पिछले साल के मुकाबले 6% ज़्यादा है। तो ये 6% याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो 6% ज़्यादा है इस वर्ष। रक्षा बजट हमारा 3.37%, अर्थात 3.37 लाख करोड़ रुपए का इस बार रक्षा बजट था। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया, और कोशिश हमारी यही थी कि आपको ये क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये आज का क्लास जो हमारा था वो पूरा हो गया, और यहाँ से हमने फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको कराने की कोशिश किया, ठीक है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और संभावित सभी प्रश्नों की अगर हम बात करें तो हमने वो सभी क्वेश्चन कराए जो आपके पेपर में पूछे जा सकते थे। और इसका जो आपको पीडीएफ होगा, वो पीडीएफ मैं फरवरी का आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आज कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पीडीएफ नहीं मिला, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल घबराइएगा मत। और आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आप पीडीएफ के पीछे ज़्यादा मत जाने की कोशिश करिए। हाँ, वो हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन आप पढ़ने पर अपने थोड़ा ध्यान रखिए। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको अंत तक देखने की कोशिश करिए, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप ही लोग हमारे सहारे हैं, और आप लोग, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हों। अगर आप एक प्रोत्साहन मिलता है, जैसे आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा एनर्जी मिलता है। क्योंकि आप लोगों के प्रोत्साहन से ही हम लोग थोड़े से काम कर पाते हैं। जानते, दुनिया में सब लोग थोड़े बहुत नर्वस होते हैं, वो समस्याओं से हम भी ग्रसित हो जाते हैं, कुछ समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों के प्रोत्साहन देने से, आप लोगों के लगाव से थोड़ा सा ये हम लोग का थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ जाता है, जिससे कि हम अच्छे वीडियो बना सकते हैं। और आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, आपके पेपर के लिए जो भी बेनिफिट हो, उसके लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दें, आपकी पढ़ाई रुकने ना पाए। क्योंकि जो चीज़ें आपका कंटिन्यू चल रहा था वो चलता रहे, और उसके बाद जैसे ही कोचिंग संस्थान खुलती है वो आपके कंटिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही मुझसे आपसे कहना था। और लेकिन हाँ, ये है कि आप थोड़े बहुत तो ज़रूर कोशिश कर सकते हैं, और ये उम्मीद आपसे ज़रूर है। अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तभी सबके साथ शेयर करिएगा। बाई लक अगर अच्छा नहीं लगता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप ही तो देख ले सकते, वही बहुत है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।